Hello, everybody. Good evening. Am I audible and visible? Am I audible and visible? Hello, my name is Ritu Ratewal. Oh, thank God. Okay, thank God. I'm audible and visible. Right. I'm so sorry for the inconvenience caused. Your time is very precious, I know, and I'm sorry for the inconvenience caused. मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और आप अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो के फ्री लाइव क्लास में हैं। आप बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं मुझसे और मैं आपकी बायोलॉजी इस तरीके से क्लियर करा देना चाहती हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा के कि आपको बायोलॉजी दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगे। इस चैनल पे हम लोग फ्री क्लासेस देंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो बच्चा मुझसे क्लासेस लगाएगा, मैं ये गारंटी करती हूँ कि जो जो चैप्टर तुमने मुझसे लगा लिए ना, उन चैप्टर्स में से नीट में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाओगे। बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है और अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं तुम्हें बायोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में ही लर्न करा दूंगी। ओके मैं हर रोज़ 11 से 12 बजे सुबह लाइव आऊँगी और शाम को 4 से 5 बजे लाइव आऊँगी। तो जब भी मेरी लाइव क्लास हो ज्वाइन करना मत भूलना बेटा, क्योंकि लाइव क्लास में तुम डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, I am teaching, so I can see your chats. So if you ask me a question, I'll be able to answer that. Okay? So जो बच्चे मुझसे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं वो जान चुके हैं कि हम लोग कितने अच्छे से चैप्टर कवर करते हैं। बात यह है कि इस चैनल पर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, 2 साल का सिलेबस एक बार में तो नहीं करा पाऊँगी, 1 साल में नहीं करा पाऊँगी। तो अनअकैडमी लाइव कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। उसमें क्या है, आप जैसे अनअकैडमी की ऐप में जाएंगे, वहाँ पे नीट का सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप एक तो मेरा पूरा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैं जितने क्लासेस लूँगी आप वहाँ पे लाइव अटेंड कर सकते हैं, डाउट सेशंस पूछ सकते हैं, मतलब डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। देन वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी ऐसे होंगे, यहाँ तो सिर्फ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, या 2-3 टीचर्स और पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 20+ टीचर्स की क्लासेस ले सकते हो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं अगले साल के नीट एग्जाम के लिए बेटा, जो मुझे लगता है कि नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज डालूंगी। तो जैसे आपने मुझसे चैप्टर पढ़ा, देन मैं आपको कहूँगी अच्छा अब इस चीज़ का टेस्ट करके आना बेटा। ठीक है, तो तुम वो टेस्ट करोगे और फिर तुम्हें भी और मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा कितनी अच्छी तैयारी हुई है। अगर तुम ये लेक्चर्स लगा लेते हो बेटा, पूरी सीरीज लेक्चर्स की मेरे साथ लगा लेते हो, अगर तुम टेस्ट सीरीज देते हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ कहीं नहीं गए तुम्हारे 360 में से 350 मार्क्स, कहीं नहीं गए। इतनी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, देखो जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे बेटा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन वो तुम्हें 25,000 में दिखाएगा। 12 महीने के लिए मतलब मेरे पूरे कोर्सेज फ्री हो जाएंगे। वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सिमिलरली कोर्सेज फ्री हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज हो जाएगी, डाउट सेशंस हो जाएंगे। तुम 25,000 मत पे करना बेटा, ऋतु लाइव कोड यूज़ करना। ऋतु लाइव कोड यूज़ करते ही यहाँ पे तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा और टोटल कॉस्ट तुम्हें पड़ जाएगी 22,500। सो 22,500 में आप पूरी की पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद टेस्ट पेपर्स, अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, अलॉन्ग विद मोटिवेशनल सेशंस और गाइडेंस लेक्चर्स। वो तो मैं यहाँ भी करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं ले सकते कोई बात नहीं, मेरे साथ यहाँ बने रहो। जितने जितने मैं चैप्टर्स कराती रही हूँ उनको चाट जाओ बेटा, उन चैप्टर्स को ऐसे कर दो, उन चैप्टर्स को मेरे साथ पढ़ पढ़ के कि बेटा इसमें से तो कुछ भी पूछ लो, नीट वालों इनमें से कुछ भी पूछ लो, देखो मैं क्या करती हूँ। चलो टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। देखो पिछले टॉपिक में हमने ब्लड की बेसिक बातें की थी कि ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में आगे वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, उसकी बात कर ली थी। अब ब्लड सेल्स पे आ जाओ। अभी आज का टॉपिक मेन ब्लड सेल्स पे है।
ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी की बात की थी, डब्ल्यूबीसी की बात की थी, प्लेटलेट की बात की थी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा था और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा था। इतनी बात हो गई थी। अब उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, अगर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो बेटा, कर पा रहे हो अभी? हाँ जी, सदमे से उबर गए हो, क्लास ना चलने के कंसंट्रेट कर पा रहे हो? लेट्स स्टार्ट। चलो, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब आरबीसी को डिटेल में पढ़ने का वक्त आ गया है, ध्यान से सुनो। ऑल ब्लड सेल्स, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, कहाँ बनेंगे? बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो पड़ा हुआ है, रेड बोन मैरो में बनेंगे। सभी ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनेंगे, ये पिछली क्लास में बात हुई थी। ठीक है, ये मैंने रेड बोन मैरो एक घर की तरह बना दिया है, क्योंकि चलो यहां पे हमारे ब्लड सेल्स का जन्म होता है। तो बेटा देखो अभी ध्यान से, यहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी में, स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसे सेल जिन्होंने अभी सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज नहीं किया है। पहली बात तो, जैसे कि अगर मेरा न्यूरॉन है तो न्यूरॉन की सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, न्यूरॉन आगे मल्टीप्लाई करके न्यूरॉन नहीं बनाएगा। या अगर मेरा कोई मसल सेल है, इसकी सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, अब ये सेल डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई स्टेम सेल है, ये लगातार माइटोसिस कर सकता है, और ना सिर्फ माइटोसिस कर सकता है, मतलब माइटोसिस कर करके यहां पे और सेल्स बना लेगा, माइटोसिस कर करके और सेल्स बना लेगा। कुछ इनमें से स्टेम सेल्स ही बचे रह जाएंगे, जो आगे बनाएगा तो कुछ इनमें से स्टेम सेल्स ही बन जाएंगे और बाकी आगे ब्लड सेल्स बना देंगे। मेरा मतलब समझो तुम लोग? स्टेम सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं, सेल डिवीजन माइटोसिस करते रहते हैं। तो जैसे मैं स्टेम सेल हूं, अब मैंने माइटोसिस करी, छुश, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। तो जो एक सेल एक साइड बना है वो स्टेम सेल ही रह जाएगा, तो वो वापस स्टेम सेल ही बना लेगा। जो दूसरा बना है वो आगे ब्लड सेल बनाएगा। तो हमारे बोन मैरो में हमेशा ही स्टेम सेल्स की संख्या बनी रहती है। स्टेम सेल्स कभी भी खत्म नहीं होते बोन मैरो में, क्योंकि अगर स्टेम सेल खत्म हो गए तो ब्लड के सेल्स बनना बंद हो जाएंगे। ये स्टेम सेल्स एक ऐसे जादुई सेल की तरह हैं जो कभी खत्म होते ही नहीं है, धीरे धीरे सेल डिवीजन करते रहते हैं, बाकी कुछ पीछे पड़े रहते हैं सेल, स्टेम सेल के रूप में। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी स्टेम सेल की, एक टर्म बोल रही हूं, ध्यान से देखो, प्लूरीपोटेंट। स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंसी का मतलब है दे कैन गिव राइज टू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सेल इन द बॉडी। ठीक है, स्टेम सेल्स यहां से सेल डिवीजन कर करके कोई भी बॉडी का सेल बना सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। स्टेम सेल्स तुम मानोगे नहीं, न्यूरॉन्स बना सकते हैं, स्टेम सेल्स मसल सेल्स बना सकते हैं, स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स बना सकते हैं। जब कोई एक सेल बॉडी के इतने सारे सेल्स बनाने में कैपेबल हो तो उसे प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? कमेंट्स में लिखो जरा। राजकमल नहीं बेटा, सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकता, पूरे तीनों सब्जेक्ट का ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये वाली बात समझ में आ गया? अभी देखो, स्टेम सेल में आगे जाके सेल डिवीजन होगी, यहां पे एक बड़ा सा सेल बनेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसको इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे।
इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्ट में एक केमिकल एक्ट करेगा, याद है किडनी से कौन सा केमिकल आता है, इरिथ्रोपोएटिन नाम का केमिकल आता है। किडनी से एक केमिकल आता है जिसे इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। इरिथ्रोपोएटिन आकर इन इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेगा। अरे बच्चों फिर गन मच गया। पोएटिन आकर इन पे एक्ट करेगा। साथ में ही 2 विटामिन्स आकर इन पे एक्ट करेंगे, याद है तुम्हें डाइजेशन में कराया था। 2 विटामिन्स थे जो कि आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से विटामिन्स 2 हेल्प करेंगे, B12 और B9, ये दोनों हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली इरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने का मतलब क्या है, इरिथ्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा। इरिथ्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा, खाली हो जाएगा ये। इसका शेप साइड से मुझे ऐसा नजर आने लगेगा, अंदर से पूरा खाली हो जाएगा। ये मेरा मैच्योर आरबीसी बन गया है। अब ये जाके ब्लड में एंटर कर जाएगा। इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। इसीलिए ये रेड कलर का नजर आता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? आरव बता रही हूं, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं बेटा। हाँ सुमन सही कह रही हो, इरिथ्रोपोएटिन किडनी से आता है बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। क्या बोला मैंने अभी तक, बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल में आगे सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन से एक सेल बनता है जो आरबीसी का प्रिकर्सर है, इसे इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर 3 चीजें एक्ट करती हैं, क्या क्या, किडनी से आया हुआ इरिथ्रोपोएटिन, देन डाइजेस्टिव सिस्टम में याद है तुम्हें 2 विटामिन हमने किए थे, इंपॉर्टेंट थे आरबीसी बनाने के लिए, B12 और B9, ये एक्ट करते हैं, तब इसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियस बाहर निकल जाना मतलब मैच्योर हो गया हमारा आरबीसी प्रॉपरली। ये मैच्योर आरबीसी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों विटामिन्स मुझे नहीं मिलते हैं, B12 और B9 नहीं मिलते हैं, तो तुम्हें याद होगा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में कराया था, एनीमिया हो जाता है बेटा। 2 प्रकार का एनीमिया हो जाता है इससे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया। याद है B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कराया था, B12 से पर्नीशियस एनीमिया कराया था। अनीमिया क्या है, अनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है बेटा, ठीक है। अगर आरबीसी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए, B12 और B9 यहां पे आके एक्ट नहीं किए, तो बोन मैरो ऐसे इमैच्योर आरबीसी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है। बोन मैरो कहती है बेटा तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ब्लड में भेजा जाए, डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आरबीसी यहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो गया, खराब बना था, डिस्ट्रॉय हो गया, मैच्योर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आरबीसी की कमी हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही तो है, एनीमिया हो जाएगा बंदे को। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर हियर। B12 और B9 की डेफिशिएंसी से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पा रहा है। अगर मैच्योर नहीं हो पा रहा है तो बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देगा इमैच्योर आरबीसी को, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इसे ही एनीमिया कहते हैं। इसीलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था B12 और B9 की कमी से 2 प्रकार के एनीमिया हो जाते हैं, B9 से मेगालोब्लास्टिक और B12 से पर्नीशियस एनीमिया। डू यू रिमेंबर दैट? प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल अलग चीज है बेटा। कौन पूछ रहा है सिकल सेल एनीमिया? सुमन, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल अलग चीज है, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। यहां पे सिकल सेल एनीमिया का कोई रोल नहीं है, ओके। चलो अगली बात देखो,
ये आरबीसी जो मेच्योर आरबीसी, मान लो इसे B9 भी मिल गया, B12 भी मिल गया और इरिथ्रोपोइटिन भी मिल गया, ये आरबीसी ब्लड वेसल्स में घूमता जाएगा, मजे करेगा। अब ये ब्लड वेसल्स आगे जाके नैरो हो जाती हैं जब भी इनकी कैपिलरी बनती है। मान लो यहां से कैपिलरी बन गई तो ये बहुत पतली हो जाती है। अब ये आरबीसीज फंस फंस के निकलेंगे यहां से ऐसे, है ना। आरबीसीज को दिक्कत हो रही है निकलने में क्योंकि हमारी कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं। तो जब जब आरबीसी कैपिलरी में से निकलता है उनका मेम्ब्रेन डैमेज होता रहता है बेटा, उनका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डैमेज होता रहता है। अराउंड 120 डेज जब ये बॉडी में घूम लेते हैं, घूम रहे हैं बेचारे, कभी यहाँ से रगड़ लग रही है, कभी यहाँ से रगड़ लग रही है, खिंच रहा है, यहाँ से लग रहा है, अराउंड 120 डेज में ये अच्छे खासे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, 120 डेज बाद इनकी मेम्ब्रेन इतनी पतली हो जाती है कि जब ये घूम के ब्लड ने घूम घाम के पूरी बॉडी में तो घूमना ही है, जब ये स्प्लीन में एंटर करेगा ब्लड, जब ये ब्लड स्प्लीन में एंटर करेगा तो यहां पे देखो क्या होगा, स्प्लीन की कैपिलरीज और भी ज्यादा पतली हैं ऐसे। आरबीसी यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है तो अराउंड 120 डेज में आरबीसी की मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि स्प्लीन से निकलते ही वो फट जाते हैं आरबीसी। आरबीसीज डाई इन द स्प्लीन आफ्टर 120 डेज ऑफ सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। सो मैं क्या कह सकती हूं ऐसा कि लाइफ स्पैन, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस, दिखाई दे रहा है। ऐसा कह सकती हूं मैं, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज ओनली 120 डेज। बिल्कुल कहूंगी मैं क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। आरबीसी 120 दिन तक जब बॉडी में घूम लेते हैं, फिर जब वो स्प्लीन में से निकलते हैं तो वो फट जाते हैं क्योंकि स्प्लीन की कैपिलरीज और ज्यादा पतली होती हैं, स्पेशली डिजाइंड होती हैं आरबीसी को मारने के लिए। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। स्प्लीन ना एक अजीब सा बॉडी ऑर्गन है बच्चों। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि कुछ कुछ आरबीसी स्प्लीन में स्टोर भी करती है हमारी बॉडी, स्प्लीन में ही स्टोर भी कर लेती है। कुछ कुछ आरबीसी की, मान लो आरबीसी की कुछ कमी हो जाए तो स्प्लीन रिलीज कर देता है कुछ आरबीसी उन कमी को पूरा करने के लिए। तो कभी कभी तुम बुक्स में पढ़ोगे दैट आरबीसीज आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन आरबीसी डाई इन द स्प्लीन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दोनों ही बातें करेक्ट हैं। इतना समझ में आया बेटा? यस यस यस। अभी देखो बेटा, ग्रेवयार्ड बन चुका है, आरबीसी मर चुके हैं 120 दिन बाद। अब इसका ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से मूव करेगा। मान लो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से ऐसे निकला स्प्लीन में से। तुम्हें याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि सबका एक एक ऑर्गन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा जाके वेना कावा में जुड़ता है वेन के थ्रू। जैसे मान लो कोई ऑर्गन 1 है, कोई ऑर्गन 2 है, कोई ऑर्गन 3 है, सब अपनी अपनी वेन निकालते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए और ये सारी वेन जुड़ के एक बहुत बड़ी वेन में चली जाती है जिसे क्या बोलते हैं, वेना कावा। फिर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाता है, बताया था ना। फिर मैंने एक और बात बताई थी तुम्हें इसके ऊपर, अगर तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर लगाया हो तो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयरली, जब एक ऑर्गन, जैसे मान लो एक ऑर्गन ऊपर है, यहाँ पे एक ऑर्गन नीचे है, कि नीचे वाले ऑर्गन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा वेना कावा में ना जाके ऊपर वाले ऑर्गन में घुस जाए। ऐसा मैंने कहा था कभी कभी होता है, बताया था ना। मैंने बताया था, ये बात हमारी हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिवर में घुस जाता था डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसे पोर्टल सिस्टम मैंने कहा था, पोर्टल सिस्टम। अगर तुमने लेक्चर नहीं लगाया फिर से लानत है तुम पे, लेक्चर लगाना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। ऐसा ही कुछ यहां पे होता है, स्प्लीन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा लिवर में चला जाता है
स्प्लीन का जो वेन निकलती है, स्प्लीन की जो वेन निकलती है, दिख रहा है यहाँ पे मैंने वेन लिखा है बेटा। स्प्लीन की जो वेन निकलती है वो वेना कावा में जुड़ने की बजाय लिवर में घुस जाती है। इसका फायदा क्या है? जो यहाँ पे मरे हुए आरबीसीज की अर्थी जा रही है ना बेटा, यहाँ पे सब मरे हुए आरबीसीज हैं बेचारे, क्योंकि स्प्लीन में मर गए वो, मतलब सब तो नहीं, जिनकी भी 120 डेज लाइफ पूरी हो चुकी थी वो मर चुके हैं। अब वो वाले जिंदा आरबीसी भी हैं इनमें, पर मरे हुए आरबीसी भी हैं। तो लिवर में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन मरे हुए आरबीसी को पकड़ के खा जाते हैं। कहते हैं इधर आओ, डेड बॉडीज नदी को गंदा कर रही हो, इधर आओ, इधर आओ, हाँ, 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 खा जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं बेटा, लिवर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं बेटा जो फैगोसाइटोटिक होते हैं। फैगोसाइटोटिक वर्ड को ध्यान से सुनो। फैगो मतलब खाना, साइटोटिक मतलब सेल। जो सेल को खा जाएं ऐसे सेल्स को फैगोसाइटोटिक सेल्स कहते हैं। तो लिवर के अंदर कुछ फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, उनका नाम याद रखना है हमने। हम बोलते हैं उन्हें कुप्फर सेल्स। स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, क्या ये स्पेलिंग सही है? कुप्फर, KUP, यही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। कुप्फर सेल्स क्या करते हैं? मरे हुए आरबीसीज को फैगोसिटाइज कर देते हैं, खा जाते हैं और ब्लड से रिमूव कर लेते हैं। ये लो, कुप्फर सेल्स मरे हुए आरबीसीज को खा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आरबीसी का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। प्लीज क्लिक इट। इफ देर आर डाउट्स प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ऋतिक, स्पेलिंग गलत है पक्का? भाई लोगों, तुम लोगों की वोट ये है कि ये स्पेलिंग गलत है, हो भी सकती है। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे पी नहीं आना चाहिए। प्लीज बच्चों, कभी कभी मेरी स्पेलिंग की ऐसी तैसी हो जाती है, चेक कर लेना ये, ठीक है। आर्यन, व्हाट इज लिम्फ? बात करेंगे बेटा, इसी चैप्टर में बात करेंगे, अभी बात करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट हीम? विशेष का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, याद है मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बात बताई थी। जब आरबीसी यहाँ पे फटते हैं, जब आरबीसी स्प्लीन में फटते हैं, तो एक तो आरबीसी की डेड बॉडी है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो तो जा रही है तैरती हुई, उसको तो कुप्फर सेल पकड़ लेंगे। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का क्या होगा विशेष, मैंने तुम्हें बताया था बेटा क्लास में, शायद तुमने वो क्लास लगाई नहीं है। जो हीम यहाँ पे बिखरता है, ठीक है, ग्लोबिन को हटा दो, ग्लोबिन तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को बॉडी अलग तरीके से डील करती है। सुन के हैरानी होगी तुम्हें, वो प्रोटीन को बॉडी ग्लूकोज में चेंज कर सकती है, जो ग्लोबिन चेन है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, हीम पे आओ। हीम को यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है हीम की। हीम डिग्रेड होके दो चीजें बनाता है, कौन सी विशेष, जल्दी बोलो? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। हीम के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। वो भी जाते हैं लिवर में, जाते हैं ना। और लिवर में क्या होता है उनका? बाइल बन जाता है। बाइल के अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन डल जाते हैं, याद आया अभी? सो यहाँ पे हीम का डिग्रेडेशन होकर वो भी लिवर में जाता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन जाता है वो, और वो बाइल का कंपोनेंट बन जाता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ राजन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। आसिफ, तुम्हारा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं बेटा, अभी मुझे स्क्रॉल करने में टाइम लग जाएगा। जिस बच्चे का, अच्छा मेरी बात सुन लो पहले। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैडम मेरा कमेंट स्किप करती है और मेरी बात नहीं सुनती, मैडम तो कतई ही बायस्ड है, वो ध्यान से बात सुने। मेरे पास तुम लोगों के कमेंट्स अराउंड 5 सेकंड लेट पहुंचते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, डायरेक्टली मेरे पास कमेंट नहीं मिलते मुझे, तो कभी कभी वो कमेंट मिस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे कमेंट का आंसर नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो स्किप हो गया है। कोई बात नहीं, वीडियो के नीचे अगर कमेंट डाल दोगे ना तुम, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं तो भी आंसर कर दूंगी, ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है। हाँ नीरज बेटा, कुप्फर सेल्स सिर्फ लिवर में प्रेजेंट हैं और कहीं प्रेजेंट नहीं होते, फॉर श्योर 100%, ठीक है। कुप्फर सेल्स आर द रेजिडेंट मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर। ये क्लिक कर लिया, आगे चले।
अब आओ WBC पे, वाइट ब्लड सेल पर। कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो में ही बनेंगे। कैसे बनते हैं वो भी बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितने प्रकार के WBC हैं। ये इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 2 प्रकार के WBCs देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बच्चों? कुछ WBCs ऐसे होते हैं जिन्हें अगर मैं उनके ऊपर कोई डाई डाल दूं, डाई समझते हो ना, स्टेनिंग करने के लिए। मान लो देखो, मुझे सेल्स वैसे तो नजर आएंगे नहीं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सेल्स को देखने के लिए कभी कभी मैं सेल्स के ऊपर डाई डाल देती हूं, ठीक है? तब वो सेल्स कलरफुल हो जाते हैं और वो मुझे नजर आने लगते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है? अब कुछ सेल्स हैं WBCs में जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है? अब जब मैं उनके ऊपर डाई डालती हूं तो वो ग्रेन्यूल्स कलरफुल हो जाते हैं। और कुछ WBCs हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ऐसे। तो WBCs 2 प्रकार के हमने डिवाइड कर लिए, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। कोई इसका कोई अजीब मतलब नहीं है, सीधा सा मतलब ये है, यदि तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं जो कि डाई डालने पे स्टेन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, तो तुम एक ग्रेन्युलोसाइट हो। यदि मान लो मैं एक ग्रेन्युलोसाइट हूं, तो अगर मेरे ऊपर तुम डाई डाल दोगे तो मेरे पास ग्रेन्यूल्स ही नहीं है कि वो स्टेन हो जाएं, उस डाई से कलर हो जाएं, तो मैं एक ग्रेन्युलोसाइट हूं, ठीक है? अब कौन सी डाई से कौन कलर होता है ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं। यार बड़ा बड़ा बनाना था, अपने को जगह चाहिए होगी अच्छा खासा। देखो ये अब बात बनी कुछ, ये कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे होते हैं, एक एसिडिक डाई होती है, इओसिन बोलते हैं उसको, उस डाई को इओसिन बोलते हैं। कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इओसिन से ही स्टेन होते हैं। वो अगर तुम इओसिन डालोगे तो वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। ऐसे ग्रेन्युलोसाइट्स जो सिर्फ इओसिन से स्टेन होंगे और ऑरेंज कलर के स्टेन होंगे, रेडिश ऑरेंज से स्टेन हो जाते हैं, उनको इओसिनोफिल कहते हैं। इओसिनोफिल्स, नाम का मतलब क्या है? इओसिनो कहां से आया है? इओसिन डाई से। फिल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे बायोलॉजी क्लास लगा चुके हैं पहले उन्हें फिल का मतलब पता है। फिल का मतलब है प्यार, प्यार, प्यार। इओसिनोफिल का मतलब है इओसिन डाई से प्यार करने वाले। तो अगर ये सेल में बनाऊं तो इसके अंदर तुम्हें, और मैं इओसिन से ऐसे स्टेन कर दूं तो इसके अंदर ऐसे ऐसे तुम्हें ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, ऑरेंजिश रेड कलर के ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है? और बीच में नजर आएगा इसका न्यूक्लियस। देखो इसका न्यूक्लियस ऐसे अजीब सा होता है, हेडफोन्स जैसा। ये न्यूक्लियस की शेप है भैया, ऐसा न्यूक्लियस किसका होता है? शर्म आनी चाहिए, बट इसको क्या करें यार, न्यूक्लियस है ऐसा, ठीक है? इसका न्यूक्लियस प्रॉपर गोल ना होके ऐसे हेड शेप सा होता है, तो इसको मैं बोलती हूँ बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बोल दूं बच्चों, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे अरे अरे, इधर नहीं, इधर लिखूंगी। है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे होते हैं जो एसिटिक डाई से स्टेन नहीं होते, मतलब इओसिन से स्टेन नहीं होते। वो किससे स्टेन होते हैं? वो एक बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, ठीक है? तो जो सेल्स, जो ग्रेन्युलोसाइट्स बेसिक डाई से स्टेन होंगे और वो ब्लू कलर में स्टेन होते हैं, ठीक है, उन्हें बेसोफिल्स कह देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेजो मतलब बेसिक डाई से, फिल मतलब लवर, लव, ठीक है? बेसिक डाई से प्यार करने वाले। ये कैसे दिखेंगे? ये कुछ ऐसे दिखेंगे,
कुछ ऐसे दिखेंगे। समझ रहे हो ना? अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस भी बायोलोब्ड होता है बच्चों। थोड़ा सा अलग शेप का होता है, जैसे मान लो कुछ ऐसा सा न्यूक्लियस होता है इसका, जैसे उसका तो कतई हेडफोन शेप का है ना, इसका थोड़ा सा कम हेडफोन शेप का है, तो बायोलोब्ड ही मानते हैं इस न्यूक्लियस को हम। ऐसे कुछ कुछ बुक्स में इसका न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड दिखाया हुआ है, तो डरना मत, कोई बात नहीं, दिखाने दो। एनसीईआरटी इनके लोब्स के बारे में कुछ नहीं कह रही है। इंटरनेशनल लिटरेचर जो है इनके बायोलोब्स ही दिखाता है, 2 ही लोब्स दिखाता है। दोनों क्लियर हो गए। तीसरा ग्रैनुलोसाइट कतई ही बेशरम है, उसको तुम एसिडिक डाई से स्टेन करो वो एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा, तो उसको तुम बेसिक डाई से स्टेन करो वो बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा। मर्जी है, मजे हैं उसके, जिस मर्जी से स्टेन कर लो। तो हमने कहा भैया तेरा नाम क्या रखें, एसिडोबेसोफिल, तो ये तो कतई गंदा नाम हो गया एसिडोबेसोफिल, तो उनका नाम हमने रख दिया भाई तुम न्यूट्रल रखो, तुम्हारा नाम है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये कैसे दिखेगा? इसको स्टेन करेंगे तो इसके कुछ ग्रेन्यूल्स ऐसे स्टेन होंगे, ऐसे स्टेन होंगे, और इसके कुछ ग्रेन्यूल्स ऐसे भी स्टेन होंगे। सो ये कतई बेशरम है, इसको जो मर्जी दे दो ये सबसे स्टेन हो जाएगा, और इसका न्यूक्लियस भी बेशरम है। जब ये बच्चा होता है, न्यूट्रोफिल बनेगा तो रेड बोन मैरो में ही बनेगा। जब ये बच्चा होता है तो इसके बेचारे के न्यूक्लियस के ऐसे 2-3 लोब्स होते हैं, मान लो ये 1 लोब, ये 2 लोब, ये 3 लोब। फिर जब ये और मैच्योर हो जाता है तो इसके 4 लोब्स भी हो जाते हैं। फिर जब ये कतई और मैच्योर हो जाता है तो अल्टीमेटली इसके 5 लोब्स भी हो जाते हैं। तो मतलब इसके लाइफ स्पैन के हिसाब से इसके न्यूक्लियस के लोब्स चेंज होते रहते हैं। तो भैया ये तो बड़ी अजीब बात है यार तेरी, है ना? तो इसको हमने एक और नाम दे दिया इसलिए कि बेटा तू जैसे काम करेगा वैसे ही तो नाम मिलेगा ना तुझे। इसको मैंने कह दिया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या सिंपली देखो मतलब क्या है नाम का। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, शक्ल। ठीक है, तो जिसकी शक्ल चेंज होती रहे, मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहे, किसके? न्यूक्लियस की। जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बहुत सारी चेंज होती रहे, ऐसे ल्यूकोसाइट को मैंने क्या कहा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या फिर सिंपली पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL सेल्स। इसे क्लिक करो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। थैंक यू स्विंक बोकोलिया। थैंक यू श्रेया गौर। हाँ सत्यम मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम जी प्लीज कॉल माय नेम। सत्यम 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 सत्यम। मजे आ गए सत्यम? चलो आगे। अरे आरव यहां नहीं बताऊंगी बेटा। एडीमा क्या होता है यहां नहीं बात करेंगे बेटा, थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। वैसे मैंने एक बार करा था लेक्चर में बात, फिर थोड़े टाइम बात करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया? अभी ए ग्रेन्युलोसाइट पे आओ बेटा। थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए ए ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए। ऐसे बना लेते हैं। पहले जब हम टॉपिक शुरू करते तब तो हम सिकंदर होते हैं, पूरे ब्लैक बोर्ड पे से छाप देती हूँ मैं, फिर बाद में पता चलता है बहना रुक जा, थोड़ी सी जगह दे दे, और भी चीजें लिखनी है, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ। एक ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के हैं बेटा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। डूड, अगर कोई डूड है ना यहाँ पे WBCs में तो वो लिम्फोसाइट है, तुम्हें बताऊंगी कैसे।
लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कोई ग्रेन्यूल नहीं है। कैसा दिखेगा मोनोसाइट? अगर मैं देखूंगी उसे तो ऐसे एक बड़ा सा सेल होगा, उसका न्यूक्लियस किडनी शेप का होगा बेटा, ऐसे। ये लोब्ड नहीं है, देखो ये सिर्फ किडनी शेप है, ऐसे किडनी शेप का न्यूक्लियस होगा। ठीक है। अगर लिम्फोसाइट की मैं बात करूं तो वो तुम्हें कैसे नजर आएगा? उसका तो साइटोप्लाज्म ही बहुत कम होगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा, ऐसे। ऐसा मोनोसाइट दिखेगा, ऐसा लिम्फोसाइट दिखेगा। देख रहे हो क्या कलरलेस जिंदगी है ए ग्रेनुलोसाइट्स की, क्योंकि कलर्ड स्टेन्स ही नहीं लेते हैं। ना कोई ग्रेन्यूल्स, ना कोई स्टेन्स, ना कोई लाल, ना कोई नीला, कुछ नहीं। ये बेरंग जिंदगी, कलर ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है इन लोगों की। ये चीज अगर तुम याद कर लो तो मैं तुम्हें इनके फंक्शंस याद करा पाऊंगी। फंक्शन से पहले एक बार नहीं, पहले फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इनकी परसेंटेज। कि पहले परसेंटेज कर लें, चलो पहले परसेंटेज करते हैं। तुम्हें क्या लगता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा परसेंटेज का कौन सा होने वाला है? एक बहुत लॉजिकल चीज है कि किसका परसेंटेज कितना है, पर वो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, पहले परसेंटेज लर्न करते हैं। न्यूट्रोफिल्स हैव द मैक्सिमम परसेंटेज 60 to 65% of total WBCs are neutrophils। ठीक है। न्यूट्रोफिल का जब तुम्हें रोल समझ में आएगा ना तो तुम्हें रोना ही आ जाएगा बच्चों, इसके सम्मान में तुम खड़े होकर सैल्यूट मारने लगोगे। न्यूट्रोफिल एक फैगोसाइट है। फैगोसाइट समझते हो, जो दूसरे सेल को खाए। तो जब भी तुम्हारी बॉडी में कोई कट लगा और यहां से कोई बैक्टीरिया घुसा, या फिर तुमने कोई गंदी रेडी की गंदी पाव भाजी खाई और तुम्हारे मुंह से बैक्टीरिया घुसा, जैसे ही ब्लड में बैक्टीरिया आता है उससे सबसे पहले लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल भागता है। न्यूट्रोफिल कहता है अरे 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 चलो 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 चलो। सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाके भिड़ जाता है, उन्हें खाना शुरू करता है। बैक्टीरिया उसके ऊपर वार, मतलब तुम्हें जब इम्यून सिस्टम पढ़ाओगे ना तुम्हें मजे आ जाएंगे। मतलब पूरा तुम महाभारत रामायण सब कुछ भूल जाओगे, ऐसी खतरनाक लड़ाई होती है हमारी बॉडी में। बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन्स फेंकता है, न्यूट्रोफिल्स उन्हें खाता है कि तू मुझे टॉक्सिन फेंकेगा, मैं तुझे खा ही जाऊंगा, तू कैसे टॉक्सिन फेंकेगा। ऐसे लड़ाई मच जाती है। और न्यूट्रोफिल्स की, बैक्टीरिया की तो डेथ होती होती है, न्यूट्रोफिल्स की भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है बेटा। डेड बॉडी ऑफ न्यूट्रोफिल्स तुम्हें देखने को भी मिलती हैं। कैसे? मान लो यहाँ कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फिर थोड़े दिन इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे पस पड़ जाती है, फिर तुम वो पस दबा के निकाल देते हो। जो पस है दैट इज द डेड बॉडी ऑफ न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स जो सबसे पहले पहुंचे थे इन्फेक्शन साइट पे तुम्हें बचाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा संख्या में मरते भी हैं और उन्हीं की डेड बॉडी पस होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते भी हैं। इनका सम्मान करो बच्चों, तुम्हारे लिए अपनी जान देते हैं। इसका पड़ोसी सबसे कम परसेंटेज का WBC है, कतई पर कम परसेंटेज का WBC है, 0.5 to 1%। ठीक है। इसका फंक्शन अभी करेंगे, लिखवा दूंगी मैं तुम्हें फंक्शन। बेसोफिल्स ब्लड में घूमते रहते हैं और कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वो मैं बाद में बताती हूँ कौन से केमिकल्स। इओसिनोफिल्स इससे थोड़े ज़्यादा है लेकिन वैसे बहुत कम है, 2 to 3%। कैसे याद किया हमने अभी इसको? मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स हैं, इसका पड़ोसी मिनिमम है 0.5 to 1, ये बेचारा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 2 to 3%। जो हमारा डूड है लिम्फोसाइट के, तुम्हें मजे आ जाएंगे फंक्शन पढ़ के जब तुम मुझसे इम्यून सिस्टम पढ़ोगे, ये है 20 से 25%। और ब्राहा बचा मोनोसाइट, ये है बेचारा हमारा 6 to 8%। अभी के लिए ये टेबल लिख लो, इसके फंक्शन मैं तुम्हें कराती हूँ। जैसे ही तुम ये नोट डाउन करते हो वैसे ही मैं तुम्हें फंक्शंस कराना शुरू करती हूँ। चलो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ, राधे सलुंके, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बेटा।
बेसोफिल्स हेपरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो दिस इज डन। अब जरा इनके फंक्शन देख लेते हैं, आओ। याद हो गया तुम लोगों को, WBC दो प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में नाना प्रकार के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में जो एसिडिक डाइसिस्टेन होता है ऑरेंज कलर में उसको इओसिनोफिल कहते हैं, जो बेसिक डाइसिस्टेन होता है ब्लू कलर में उसे बेसोफिल कहते हैं, जो दोनों से स्टेन हो जाता है, जो ना घर का ना घाट का होता है, वो न्यूट्रोफिल कहते हैं। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनकी कतई ही रंगलेस जिंदगी है, कोई कलर नहीं है, वो मोनोसाइट होता है और वो लिम्फोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं 60 to 65%, सबसे कम उसका पड़ोसी बेसोफिल 0.5 to 1%, उसका पड़ोसी थोड़ा सा ज़्यादा कर दो 2 to 3%। उधर जाओ जो हमारा डूड है लिम्फोसाइट है 20 to 25%, और मोनोसाइट बेचारे ठीक ठीक से हैं, एवरेज से ही हैं 6 to 8%। ओके, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इनका फंक्शन क्या है। सारे के सारे WBCs यहाँ पे बनेंगे, देखो अभी ध्यान से देखो। अरे 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 क्या करूं बच्चों, टेक्नोलॉजी में थोड़ी ढीली हूं मैं, थोड़ा थोड़ा हिल जाती हूँ टेक्नोलॉजी यूज करके। देखो स्टेम सेल्स है यहाँ पे, ये दिख रहा है इधर, क्या लिख रही हूँ, स्टेम सेल लिख रही हूँ बेटा। स्टेम सेल में सेल डिवीजन होगी और नए सेल्स बनेंगे, जैसे RBC बने थे वैसे यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ से WBCs बन के ब्लड में जाते रहेंगे। मान लो सबसे पहले किसकी बात करना चाहते हो, न्यूट्रोफिल की बात करना चाहते हो, ये लो न्यूट्रोफिल बना, दोनों प्रकार के ग्रेन्यूल्स लेकर। ग्रेन्यूल्स बनाने में तो समय लग जाएगा, न्यूक्लियस ही बना देती हूँ इसका, सिंपली पहचान में आ जाएगा। ये लो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बना दिया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बना दिया, न्यूट्रोफिल बना दिया। अब ये न्यूट्रोफिल जाएगा ब्लड में, चला गया, ये न्यूट्रोफिल ब्लड में चला गया। अब अगर मेरे ब्लड में कोई बैक्टीरिया आ जाए ऐसी की तैसी उसकी, ऐसे कैसे आ गया, ये तो कतई गंदे कलर्स हैं बेटा, ये लो बैक्टीरिया आ गया मेरे ब्लड में, तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, जाके कहेगा ला मैं तुझे बताता हूँ, आ मेरे प्यारे मुन्ना, तेरा ही इंतजार था मुझे। खा गया उसको, बैक्टीरिया को खा गया। सो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं बच्चों, यहाँ लिख दूं, अभी भी पहले भी बताया था, फैगो साइट्स होती हैं ये। अगले सेल पे आओ, मान लो बेसोफिल बना लेते हैं, यहाँ पे बेसोफिल बन गया, बेसोफिल ब्लू ग्रेन्यूल से बेसोफिल ब्लड में गया। बेसोफिल when it goes into blood will release 3 types of chemicals। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं क्योंकि तुमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे ये केमिकल्स। बेसोफिल्स मान लो ये कहाँ बनाऊं, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगला पेज यूज कर लें, प्लेटलेट काट के यहाँ लिख दूं। Basophils when they are in blood will release 3 types of chemicals। हेपारिन, ये तो तुम्हें अगर नहीं आइडिया है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, हिस्टामीन और सीरोटोनिन। देखो बच्चों, हिस्टामीन को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कराया है। हिस्टामीन जहां पे भी रिलीज हो जाए, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने कहां से कराया था, मास्ट सेल से कराया था, याद है, मास्ट सेल से मैंने कहा था हिस्टामीन रिलीज होता है।
हिस्टामीन का फंक्शन याद है, मैंने कहा था हिस्टामीन जहां भी जाता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है, मोटा करा देता है, ठीक है, वेजो डायलेशन करा देता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देता है। याद है एस्थमा में पढ़ा था। तो ये हिस्टामीन जाके वेजो डायलेशन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देगा ब्लड में, ठीक है। अगर जब भी बेजोफिल से रिलीज होगा, बेजोफिल ये नहीं कि हमेशा ही रिलीज करते रहते हैं, जब कोई काम होगा तभी रिलीज होगा। हेपरिन, भैया तुम्हारे ब्लड में, मतलब ब्लड जा रहा है तुम्हारा ब्लड वेसल्स में, फालतू की क्लॉटिंग होने लग जाए मान लो तुम्हारे ब्लड में, तो तुम्हें कैसा लगेगा यार। ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होना चाहिए ब्लड वेसल्स के अंदर, क्लॉट तब होना चाहिए जब कट जाए, तब यहाँ पे क्लॉटिंग होनी चाहिए। ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग बचाने के लिए हेपरिन होता है। सो इट इज अ बेसिकली एक एंटी क्लॉट या एंटी कोएगुलेंट होता है। ये एंटी कोएगुलेंट का मतलब है क्लॉटिंग को रोकने वाला। सेरोटोनिन का फंक्शन तुम्हें नहीं करना अभी के लिए। तो बेजोफिल ने 3 केमिकल्स रिलीज कर दिए यहां पे। हेपरिन इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, हिस्टामीन वो जरूरत पड़ने पे ही रिलीज करेगा, हमेशा रिलीज नहीं करता रहेगा, मान लो इन्फेक्शन हो गया तब रिलीज करेगा, और सेरोटोनिन। अब मजे की बात सुनो, ये मास्ट सेल्स ब्लड वेसल से बाहर निकलकर टिश्यू में भी जा सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में चले गए, किसी और टिश्यू में चले गए। जैसे ही ये मास्ट सेल्स, आई एम सॉरी, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। जैसे ही ये बेजोफिल्स टिश्यू में गए, इनका नाम चेंज हो जाएगा, अब इन्हें मास्ट सेल कहेंगे। यही तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि मास्ट सेल 3 केमिकल्स रिलीज करता है, हिस्टामीन, हेपरिन और सेरोटोनिन, क्योंकि मास्ट सेल बेजोफिल ही है। अगर वो ब्लड कैपिलरी के अंदर है तो उसे बेजोफिल कहेंगे, अगर वो टिश्यू में चला जाए ब्लड से बाहर निकल के तो उसको मास्ट सेल कहेंगे, और काम वही करेगा, वो तीनों केमिकल्स रिलीज करेगा। ये समझ में आई है? अभिषेक बेटा डीएनए से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछना है, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लो तो मैं तुम्हें आंसर कर दूंगी। राधे सलुंके, राइट, हेपरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट, राइट। वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, अरे राधे सोलुंके, अभी तो बात बताई थी मैंने, ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल हो गया, बेजोफिल हो गया, अब यहां से हम रिलीज करा देते हैं इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल रिलीज हो गया, ठीक है, ब्लड में चला गया। इयोसिनोफिल अगर तुम्हारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ये नहीं कोई बैक्टीरिया आ गया तो उससे पैरासिटिक इन्फेक्शन नहीं कहेंगे। मान लो कीड़ा घुस गया तुम्हारी बॉडी में, तुम अभी एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, ऐसे कीड़े होते हैं जो तुम्हारी बॉडी में घुस जाते हैं। कीड़े मतलब लंबे लंबे वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अस्कैरिस होता है, एक ऐसे लंबा सा वॉर्म होता है, हाँ मजे आएंगे तुम्हें पढ़ के। अस्कैरिस एक लंबा सा प्राणी होता है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे अपने बच्चे पैदा करता रहता है, और तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भर जाता है वो, और कभी कभी इतना ज़्यादा भर जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन फट जाती है ओवरलोड से, और तुम्हारी तो नहीं, हे भगवान, किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है उससे, ठीक है। सो पैरासाइट्स ऐसे होते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में जो इयोसिनोफिल है, मान लो इयोसिनोफिल को थोड़ा ऑरेंज से बना लेते हैं, जो इयोसिनोफिल है उनकी संख्या बढ़ जाती है। दे हेल्प अस टू काउंटर अटैक पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ठीक है। मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्कैरिस बैठा हुआ है, ये रहा एस्कैरिस, तो इयोसिनोफिल्स ब्लड से निकल के यहां आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। मान लो ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस एक पैरासाइट है, तो ये एस्कैरिस की बॉडी पे चिपक जाएंगे इयोसिनोफिल्स ऐसे, और इसकी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे।
सो जब भी तुम ब्लड, अगर डॉक्टर्स जैसे तुम्हारा ब्लड टेस्ट करते हैं बेटा, अगर इयोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा आ रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है तुम्हारे पेट में कीड़े हों। ठीक है बेटा, तो चेक कराते रहा करो। लिख दूं यहाँ पे, पहला बेजोफिल का फंक्शन, दूसरा इयोसिनोफिल का फंक्शन। क्या बोला मैंने अभी? फाइट्स पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये वाली बात क्लियर है तुम लोगों को? आ जाओ, अब तुम्हें 3 का रोल क्लियर हो गया, मतलब तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स का रोल मैंने क्लियर कर दिया है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट्स हैं, बेजोफिल केमिकल्स रिलीज करते हैं 3, और इयोसिनोफिल्स ये इसमें क्या बोलते हैं इसको, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में बॉडी में क्या कहते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस को क्या कर रही हूँ मैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प करते हैं, पैरासाइट्स को मारने में हेल्प करते हैं। अब आ जाओ ग्रेन्युलोसाइट्स के फंक्शन पे। ए ग्रेन्युलोसाइट में पहला है मोनोसाइट, ये ब्लड में गया। चलो बस आज WBCs के फंक्शंस करेंगे, ज्यादा नहीं, क्लास खत्म करते हैं अभी थोड़ी देर में। मोनोसाइट यहां पे आ गया। अभी तुम्हें मोनोसाइट कितना ही शरीफ लग रहा है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट सा है, बेचारा क्या ही करता होगा, शांति से बैठा रहता होगा। एक बार बेटा बैक्टीरिया आ जाए फिर ये तुम्हें एक्चुअली में बताएगा कि ये है क्या। जैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, they can change themselves into very large and very dangerous cells, very large and very dangerous cells called macrophages. क्या बोला मैंने? मोनोसाइट्स पहले शांत रहते हैं, पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए तो ये अपने आप को मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाम ही कितना खतरनाक है, मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब खाने वाला। ये भी बैक्टीरिया को खाएगा। इट इज अ फैगोसाइटोटिक सेल। न्यूट्रोफिल की औकात थोड़ी कम होती है, वो एक बार में एक बैक्टीरिया खा लेंगे, ऐसे खाते हैं, छोटे छोटे बाइट लेके खाती है न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेजेस ऐसे आता है, आओ बेटा आओ कभी हवेली पर, कई कई सौ बैक्टीरिया एक बार में हजम कर जाता है मैक्रोफेज। सो मोनोसाइट्स को कम मत समझो। लिख दूं यहां पे, मोनोसाइट्स कैन गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस which are actually phagocytotic. इतना समझ में आया बेटा? ये वाला पेज भी क्लिक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। अरे 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 में होता है और वो फिर यहां पे आके ब्लड में घूमने लगता है। बी लिम्फोसाइट आ गया, ये कतई मैच्योर है इसलिए खुश है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स कुछ अजीब होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स अभी मैच्योर नहीं है, ये इमेच्योर कंडीशन में ही ब्लड में आ जाते हैं, तो ये बहुत परेशान है क्योंकि ये इमेच्योर है अभी। अब ये ब्लड से निकलकर थाइमस में जाते हैं जहां पे टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। ये बेचारा इमेच्योर सा बच्चा, नहीं हंस नहीं रहा था, दुखी था ना ये, अरे अरे गलत बन गया। ये बेचारा इमेच्योर सा दुखी सा बच्चा यहां जाके एक मर्द बनेगा। ये लो, ये तो पता नहीं क्या ही बन गया, बट मैं मर्द बनाना चाहती थी बच्चों। ये लो मर्द, ये क्या है? इट इज अ मैच्योर टी लिम्फोसाइट। क्या बोला मैंने? अरे लिम्फोसाइट की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, क्या करते हो बच्चों तुम हैं? स्पेलिंग गलत करवा दी। ऐसे करती हूँ, जब मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है ना तो मैं बच्चों पे ब्लेम डाल देती हूँ, तुम करवाते हो, तुम ही करवाते हो गलत।
lymphocytes। मतलब क्या है इस पूरी बात का? सिर्फ इतना सा मतलब है कि लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी और लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बनते बोन मैरो में है, बी बनता भी यही है, मैच्योर भी यही हो जाता है, फिर मैच्योर होकर अपनी जिंदगी जीने लगता है ब्लड में। टी लिम्फोसाइट बनता यहाँ है, इमैच्योर कंडीशन में ब्लड में जाता है, तो बहुत ही पसंद नहीं आती उसे ये बात, तो वो मैच्योर होने के लिए थाइमस में चला जाता है, एक ऑर्गन है थाइमस, ठीक है। थाइमस में आके ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट बन जाता है। लिम्फोसाइट का फंक्शन इस क्लास में नहीं करा सकती बेटा, क्लास खत्म करने लगी हूं मैं, लिम्फोसाइट का फंक्शन फिर कभी करेंगे। आर वी डन? कौन सी बात रामानुजन? इंग्लिश में रिपीट करूं बेटा? ओके Ramanujan, here listen carefully. There are two types of lymphocytes, both are formed in the bone marrow. Both B and T are formed in the bone marrow. Then B lymphocytes mature in bone marrow only. So when B lymphocytes go here in blood, they are already mature. T lymphocytes are immature, so they go into blood but they don't stay in blood. They move out of blood where they get matured. So B lymphocytes are formed and they are mature in bone marrow only. T lymphocytes are formed in bone marrow but they mature in thymus. Am I clear now? What is diapedesis? सामिम ध्यान से सुनो बेटा। WBC कैपिलरी से बाहर निकल सकते हैं, their movement out of WBC is called diapedesis. Okay? Movement of WBC out of capillaries is called diapedesis. I hope I am very clear. चलो बच्चों क्लास खत्म कर रही हूं, बाय बाय।